वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका पहला ही जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें विलेज है, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट का जो पहला ही चैप्टर है आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है ना इसका, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन विलेज। तो विलेज, टाउन और सिटी तीनों को हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में रख के समझेंगे तो आसानी से हमारी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले गांव को थोड़ा हम समझेंगे। तो देखो, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है ना वो गांव का देश है। भारत गांव का देश है। तो इसका मतलब यह है कि भारत की अधिकांश आबादी आज भी गांव में ही निवास करती है, आज भी गांव में ही रहती है। वो अलग है कि बदलाव हुआ है पहले से। अगर आप इसको 1901 से लेकर के और आज मतलब 2025 तक का डेटा को अगर आप उठा के उसका अलग एनालिसिस करेंगे तो उसमें काफी बदलाव होते हुए आए हैं और तमाम जो जनसंख्या है वो शहरों की तरफ गई है। गांव से लोगों ने रोजगार की तलाश में, व्यवसाय की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में गांव को छोड़ करके शहरों की ओर वो लोग गए हैं। तो इस तरीके से एक परिवर्तन भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम लोग गांव। तो गांव क्या है? तो गांव को आप पहले इतना समझ लीजिए कि जो पहले मानव था, जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और उस विकास की जो मतलब सभ्यता थी उसमें व्यक्ति खानाबदोश जिंदगी जीता था। आज यहाँ पर, कल वहां, अगले दिन वहां, इस तरीके से वो घुमंतु किस्म का था। जहां पे उसको खाना मिल गया वो वहीं पर अपना रहा और जैसे खाना खत्म हुआ तो वो आगे बढ़ गया। तो गांव जैसी कोई चीज थी नहीं, कोई मतलब समुदाय नहीं था। तो सबसे पहला वही गांव माना गया जहां लोगों ने एक स्थायी जीवन जीने के लिए एक जगह अपने को स्थिर कर लिया। अच्छा, पहले मनुष्य जो था ना वो कबीलों में रहता था, सभी आप जानते हैं। उसके बाद में उसने एक जगह अपना जीवन को स्थिर किया कि वो यहाँ रहेगा और यहाँ रह करके ही वो अपना बाकी जीवन जिएगा या अपनी जो दैनिक उपभोग की जो चीजें हैं उसकी, जो उसकी आवश्यकता है उनकी वो पूर्ति करेगा। तो आज गांव और नगर का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन एकदम गहरा होता जा रहा है। गांव क्या है, इसका उत्तर और भी कठिन लगता है। मतलब ये कह पाना कि गांव ये है और ये नगर है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं तो शहर की तमाम सारी जो सुविधाएं हैं, जो पहले कभी केवल नगर की ही विशेषताएं हुआ करती थी, वो सारी सुविधाएं अब गांव में आ गई है। तो जो उसका परिभाषा है वो परिभाषा भी लगभग लगभग बदल गई है। तो कुछ विद्वानों ने इस प्रश्न के उत्तर में केवल मतलब ग्राम मतलब गांव या ग्रामीण जीवन की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत की है। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं, जो समाजशास्त्री हैं उनमें 4 समाजशास्त्रियों के नाम विशेष करके आप याद रखें। एक नाम आता है इसमें वर्टेंड का, वर्टेंड रसेल। एक नाम आता है इसमें वो समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है नेल्सन। एक समाजशास्त्री है एंडरसन और एक है सिमसे। इन समाजशास्त्रियों ने गांव के बारे में अपना अध्ययन किया और अपने जो थॉट्स हैं वो इसमें दिए हैं। इसके अलावा जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उनमें श्यामाचरण दुबे का नाम भी इसमें प्रमुखता से आता है। तो अगर हम इनकी जो परिभाषाएं हैं जो इन्होंने अलग अलग दी है, मैं उनका एक कंक्लूजन ही यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। परिभाषाएं तो अलग अलग मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जहां कुछ सापेक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का मतलब होता है होमोजेनिटी, अनौपचारिकता, इनफॉर्मेलिटी, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व और कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। इस प्रकार के जो समुदाय है उसको हम गांव कहते हैं। अर्थात गांव मानव निवास का नाम है जिसका एक विशिष्ट क्षेत्र है जहां सामुदायिक जीवन के सभी तत्व पाए जाते हैं। यहां रहने वाले सदस्य आपसी आत्मनिर्भरता से सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। गांव की ऐतिहासिक रूपरेखा
गांव की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में आम सहमति का अभाव है। कुछ विचारकों का मत है कि गांव की उत्पत्ति का मुख्य आधार सभ्यता का विकास है। सभ्यता के विकास ने मनुष्य के ज्ञान को विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए और विभिन्न अनुभवों और प्रयासों के बाद उसे संतुष्टि प्राप्त हुई। यह प्रक्रिया समय के साथ निरंतर चलती रही है और वर्तमान समय में नगरों और कस्बों की जो संरचना है वो ग्राम संरचना से विकसित हुई है। मतलब जो कस्बा बने हैं वो गांव से बने हैं और जो नगर बने हैं वो कस्बा से बने, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोफेसर AR देसाई की एक परिभाषा की, तो वो कहते हैं कि गांव ग्राम समाज की एक इकाई है। गांव ग्राम्य समाज की एक इकाई है। यह रंगशाला के समान है जहां ग्राम जीवन को प्रकट करता है और कार्य करता है। ठीक है। इसी तरीके से सिम्स कहते हैं, जो सिम्स की जो परिभाषा है वो उसमें उन्होंने कहा है कि गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है। अर्थात सिम्स की जो परिभाषा है वो क्या शो करती है, वो एग्रीकल्चर को फोकस करती है, वो गांव की पहचान किसानों से बताती है। इसी तरीके से एक और परिभाषा अगर हम ले लें, जैसे सैंडरसन की एक परिभाषा है, तो सैंडरसन कहते हैं कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी संस्थाएं सम्मिलित थीं, जिसमें वे खेती के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों और पुरबा अथवा ग्रामों में रहते हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है। ठीक है। तो वो मतलब सोशल इंटरेक्शन से जोड़ते हैं सैंडरसन। अच्छा, इसी तरीके की अगर मैं बात करूं तो जैसे जो गांव है वो उनकी कई कैटेगरीज होती है, जो उनकी अगर क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करने लग जाए तो जैसे मतलब वो एक समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है कोल्ब। ठीक है। तो कोल्ब ने जो ग्रामीण जीवन उपलब्ध सुविधाओं को ग्रामीण वर्गीकरण का आधार माना है सुविधाओं के लिए। इस दृष्टि से उन्होंने जो गांव है, गांव को लगभग 5 भागों में उन्होंने विभाजित किया। जैसे सहज सुविधा वाले गांव, फिर दूसरे नंबर पर रखा सीमित सुविधाओं वाले गांव, जहां पर सुविधाएं सीमित है। तीसरे नंबर पर रखा उन्होंने अपर्याप्त सुविधा वाले गांव। चौथे नंबर पर रखा उन्होंने पूर्ण अथवा आंशिक सुविधाओं वाले गांव। और 5वें नंबर पर रखा उन्होंने पूर्ण नगरीय सुविधाओं वाले गांव, मतलब जिनमें नगर की सारी सुविधाएं होती है, जैसे बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है ना, स्कूल कॉलेज भी है। तो इस तरीके से उन्होंने इनको 5 भागों में इसको डिवाइड किया। इसी तरीके से उसकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पर उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से कम है, फिर दूसरा ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से 999 के बीच में है, फिर ऐसे गांव जिनकी 1000 से लेकर के 1999 के बीच में आबादी है, ऐसे गांव जिनकी आबादी 2000 से लेकर के 4999 के बीच में है, और वे गांव जिनकी आबादी 5000 से 9999 के बीच में है, और लास्ट ऐसे गांव जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है। ऊपर फिर उसका कोई मार्क नहीं दिया है, तो यहां पर ही आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे छोटे छोटे जो आबादी होती है उनको अगर मैं बात करूं तो जो सबसे कम आबादी के जो गांव होते हैं ना, इसके बारे में अभी बात कर रहा था आपको, 500 से कम की आबादी होती है, तो ऐसे गांव के लिए खेड़ा कहा जाता है। खेड़ा, KHERA, खेड़ा। और इनको पुरबा भी कहा जाता है, पुरबा, हेमलेट। ठीक है। दक्षिण भारत में अगर बात करूं मैं गांव की, तो वहां पर सबसे छोटी आबादी के जो गांव होते हैं ना, उनको गुम्पू कहा जाता है, गुम्पू या माजरा। तो ये अलग अलग, चूंकि भारत इतना कोई छोटा तो है नहीं है ना, जो भारत की जो विशाल आबादी है, उसका विशाल क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से गांव का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक समाजशास्त्री हुए हैं HJ पीक, उन्होंने कृषि के विकास के आधार पर गांव को वर्गीकृत किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थायी और अस्थायी प्रकार के मानव गांव की स्थापना की। इस आधार पर गांव को उन्होंने 3 भागों में बांटा, HJ पीक ने। उन्होंने पहले बताया प्रवासी कृषि गांव। प्रवासी मतलब इस प्रकार के गांव अस्थायी प्रकार के होते हैं। ऐसे गांव के निवासी थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर रुकते हैं
और फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह कृषि करने चले जाते हैं। वे एक स्थान पर कितने समय तक रहेंगे, यह भूमि की उर्वरता, मौसम की अनुकूलता और जीवन यापन के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दूसरे प्रकार के उन्होंने बताए अर्ध स्थायी गांव, अर्ध स्थायी कृषि गांव। उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे गांव में लोग कई वर्षों तक लगातार रहते हैं। जब भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है तो वे गांव छोड़कर दूसरी उपजाऊ जगह पर बस जाते हैं। ऐसे गांव पहले प्रकार के गांव की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तीसरे प्रकार के जो गांव उन्होंने बताए वो होते हैं स्थायी कृषि वाले गांव। स्थायी कृषि वाले गांव में उन्होंने बताया कि वे गांव ऐसे होते हैं, ऐसे गांव में लोग पीढ़ियों से नहीं सदियों से रह रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कब से रह रहे हैं। वे कृषि करते हैं, उनका स्वभाव स्थायी और रूढ़िवादी होता है, मतलब वहां पे जो ट्रेडिशंस है ना वो उन्हीं को पूरा फॉलो करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों का सामना करने के बाद भी लोग इन गांवों में रहते हैं, गांव को छोड़ करके वो नहीं जाते। उनको पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन फिर भी वो अपने उन गांव को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सोरोकिन हुए हैं, सोरोकिन ने जो गांव का क्लासिफिकेशन किया है वो किया है, उन्होंने भूमि स्वामित्व को उन्होंने उसका प्रमुख आधार माना है। तो इस आधार पर उन्होंने 6 प्रकार के गांव बताए कि एक वो गांव जहां संयुक्त भूमि स्वामित्व वाले मतलब लोग रहते हैं, वो गांव मतलब पहला नंबर संयुक्त भूमि स्वामित्व वाले गांव, जहां टोटल जो लैंडशिप होती है ना उनके पास होती है। दूसरे प्रकार के गांव उन्होंने बताया कि पट्टीदार प्रणाली वाले गांव, लैंड किसी और की होती है, वो लोग उस पर बटाईदार रहते हैं। हाँ, तीसरे वाले के बताया उन्होंने कि व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाले गांव, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाले गांव। चौथे वह गांव जहां पट्टीदार रहते हैं, मतलब वो लोग रहते हैं यहाँ और खेती करते हैं कहीं दूसरी जगह पे जाके। 5वें नंबर पर जहां पर जमींदार रहते हैं वे गांव। और 6ठे नंबर पर उन्होंने बताया कि जहां नौकरी पेशा लोग और कामगार रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने भी इसको 6 भागों में बांटा हुआ है। इसी तरीके से कर्वे ने जो उसका स्ट्रक्चर बताया गांव का, उसमें उन्होंने बताया कि गांव जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने बताया कि पहला जो प्रकार है वो है बिखरे हुए गांव और दूसरा है समूह गांव, मतलब एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और आप भी जो विद्यार्थी हैं अपना दिमाग भी आप लगा सकते हो इसमें, और आप भी उसका अपना क्लासिफिकेशन बता सकते हो अपनी स्टडी के आधार पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए तो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आप टोटल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आप अपना व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल करें। लास्ट में बात करते हैं कि जो गांव है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है कि गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने आदि की गतिविधियों पर ही निर्भर होता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कि गांव के छोटे आकार से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनके घनिष्ठ प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। तीसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि गांव में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। सारे के सारे वहां पे कैसे संबंध पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध। चौथी इसकी विशेषता है कि ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और साधारण होता है, उनमें अपेक्षाकृत गतिशीलता कम पाई जाती है। और 5वीं इसकी विशेषता हम बता सकते हैं कि गांव में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक हैं। धर्म, प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। सो आज की क्लास में विद्यार्थियों को बस इतना ही। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कस्बा क्या होता है, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।